एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तो ऐसी हैपनिंग होनी थी ना कि कभी नहीं हो, यानी भाई देखे लाइव में ना लाइफ हो जाती है लाइफ होती है। बट वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। आई होप आप लोग सब बेहतरीन हाल में हो और मूड में हो, जैसे मैं और जैसे हम अपनी एनर्जी में है, जैसे होते हैं। और पेन वगैरह अगर है तो दे दें हमें, कोई बात नहीं। हम पेन भी आपको दे देंगे। क्या हाल है भाई? कल की बड़ी आपकी भरपूर खबरें थी, मतलब इट वाज ओवरफ्लोइंग ऑफ ऑल दीस न्यूज़। कल की खबरें हर मैदान में ज़ाहिर है हम कवर करते हैं, पूरी दुनिया से जो मामलात हैं, फिर पाकिस्तान के मामलात जो चल रहे हैं वो भी है। फिर अच्छा हमने कुछ अपना जो टारगेट है, हाँ। या फिर जो हमने अपने कंटेंट को लेकर जो हम बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है मेहनत तो करना पड़ती है ना। बिल्कुल एक चीज़ पर हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना है। जो लोगों का फीडबैक जिस तरह हमें मिल रहा है कि उनको इस शो से बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। आज की अच्छी बात जी ज़ुहैब, तो आज की अच्छी बात ये है कि अगर आप लोगों के इर्द गिर्द कोई मजबूर हो, कोई जिस पे जुल्म हो रहा हो, या कोई भूखा हो, कोई परेशान हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आजमाइश में है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपकी भी आजमाइश है। यानी कि आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, उसकी किस तरह मदद करते हैं, तो ये आपके ऊपर भी है। जी, कहते हैं ना कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो अगर कोई क्राइसिस में है, कोई परेशानी में मुब्तला है शख्स, तो आपको पता है कि उसको ये परेशानी है और आप दूर कर सकते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से आपकी भी आजमाइश है कि आप उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि यू नेवर नो कि कल आप इस पोजीशन पर आ जाएं और कोई आपकी मदद ना करे और आपकी हिमायत ना करे, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इसी तरीके से इंसानियत चलती है और इसी तरीके से इंसानियत का जज्बा आपके अंदर, आपके दिल में परवान चढ़ता है अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। और सरवत भी और मेरी भी यही कोशिश होती है ऐसी ऐसी अच्छी बातें लेकर आए, ताकि वो जो कहते हैं ना कि रिफ्रेशर हो जाए। और हम कोई अच्छी आपसे बात इसलिए शेयर करना चाहते हैं ताकि वो ये जो पूरा दिन आगे गुजरेगा उसमें वो आप अप्लाई कर सके, ठीक है ना। तो आज का वर्ड क्या है? आज का वर्ड है इनकलाब। इनकलाब। अच्छा, इनकलाब वर्ड तो है, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत यानी जरूरी है। आप देखें कि इनकलाब अगर कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब है, रेवोल्यूशन जो अपनी ट्रू टर्म्स में बात की जाती है कि बेहतरी के लिए। लेकिन अगर नाकाम हो जाए तो वो क्या है? मिसक्रिएंसी है। मिसक्रिएंसी। देखिए, तो ये बड़ी फाइन लाइन है कि अगर कोई इनकलाब, एक तो इनकलाब लाने के लिए एक तो तरीक़ाकार उसका क्या अडॉप्ट किया जाता है और किस चीज़ के लिए, यानी आप पॉजिटिविटी के लिए वो इनकलाब लेकर आ रहे हैं या फिर आप उसको इनकलाब समझ रहे हैं और वो मिसक्रिएंसी है और आप एक इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी एक फाइन लाइन है, थिन लाइन है, जिसको मद्देनजर रखना जरूरी है। हम भी ला रहे हैं इनकलाब बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और मॉर्निंग शो की जो ये चलती आ रही है ना सिलसिला कि किस तरीके से कंटेंट, तो हम जरा इनकलाब लाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। We're in a transition right now. जी, तो टॉप न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बेहतरी की खबरें आती जा रही हैं, क्योंकि जब दुनिया का फोकस होता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके निकलते हैं। रूस और चीन के वज़ीर आज़म अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। रूसी वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा 14 अक्टूबर को आमद मुतवक्के है। और जैसे ही रूस के वज़ीर आज़म और चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो पेन की आमद भी हो गई है मेरे पास। तो मेरे पास पेन, मेरे पास कलम भी है, कलम की ताकत मेरे पास अब आ चुकी है। अच्छा जी, तो रूसी वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा 14 अक्टूबर को आमद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म भी आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ बातचीत होगी और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये दौरा होगा। इसके पहले हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हम मनसब और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी और पाक चीन ताल्लुकात, CPEC के नए मनसूबे, सिक्योरिटी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। और पाक चीन दोस्ती को हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये CPEC के ज़रिए जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान और चीन की इश्तराक से हम दीगर मुल्कों को भी इन्वाइट करते हैं कि वो भी आकर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चीन की मुश्तरका बेहतरी के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। तो इसके लिए ये दौरा बहुत आम है। साइडलाइंस पर मुलाकातें होंगी, वफूद के सतह पर मुलाकातें होंगी और फिर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी वो शिरकत करेंगे। तो जनाब, ये तो वज़ीर आज़म के दौरों से मुताल्लिक़ चीन और रूस के हमने बता दिया। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि सिफारती महाज पर हुकूमत की कामयाबियों का अमली सबूत सामने आ रहा है। जैसे हमने आगाज़ में भी आपको बताया कि फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं। तो जनाब, सऊदी कंपनीज का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। ये आमद के मनाजिर आप देख रहे हैं, उनको रिसीव किया गया है।
पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनका। वफ्द की सरबराही सऊदी की वजीर सरमायाकारी कर रहे हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 15 से 20 अरब डॉलर के मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है सरमायाकारी से मुताल्लिक़। और बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद इस वक्त बहुत अच्छे माहौल में हो, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की। सो वी वांट टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड पुट द बेस्ट पिक्चर फॉरवर्ड। बिल्कुल, 15 से 20 अरब डॉलर के मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तें, इस पर दस्तखत। अच्छा, सऊदी अरब की 6 कंपनीज का तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया गया। तवानाई से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इस महकमे में खास तौर पर, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी उस तरीके से काम नहीं करी जैसे करना चाहिए। तो ये केमिकल, रिफाइनरी, होटल इंडस्ट्री और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा और कुछ मनसूबे आगे भी इससे मुताल्लिक़ बढ़ेंगे। तो ये दूसरी टॉप स्टोरी हमारी। तीसरी टॉप स्टोरी है कि जनाब पीटीआई कारकुनों को एहतजाज के लिए उकसाने पर बानी पीटीआई से तफ्तीश का फैसला किया गया है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश उन्हें किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी और पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई केपीके की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली है। बिल्कुल, जो ये सारा सिनारियो हमने देखा पिछले दिनों, तो उस पर तो क्वेश्चनिंग बनती जी, है। जो यानी केपीके की रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तहवील भी ले लिया। बानी पीटीआई से भी इससे मुताल्लिक तफ्तीश होगी। आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे भी जारी हैं और 9वीं मुकदमात में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म 29 अक्टूबर को आयद की जाएगी। तो 19 अक्टूबर को आयद की जाएगी। तो ये केस भी सबकी नजरें इस पर जमी हुई हैं। तो ये हमारी तीसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है, कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट्स, बहुत ज़्यादा उन पर बात होती रही, बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद होती रही, तशवीश का इजहार किया जाता रहा, सवालात उठते रहे। महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। इससे मुताल्लिक हुकूमत ने 5 IPPs को गुड बाय कह दिया है। फाइनली ये फैसला कर लिया गया है। उनसे कहा जा रहा था कि रिव्यू किया जाएगा, रिविजिट किया जाएगा, लेकिन अब 5 IPPs को गुड बाय कह दिया गया है। हपको, रोश, लालपीर, सबा और एटलस पावर ने मुआहदों के खात्मे की दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए हैं। 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की इससे बचत होगी। बिजली के निर्ख में 65 पैसे फी यूनिट रिलीफ भी मुतवक्का है। तो हो गया है बिल्कुल ये फैसला कि अब कार्रवाई करनी और मुआहदे जरा खत्म करने हैं या फिर उनको दोबारा देखना है। बिकॉज हम अभी तक जनरेटर और UPS पे चल रहे हैं जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वापस अपनी इलेक्ट्रिसिटी बहाल करें। बिल्कुल जी, अब कुछ बिल्कुल वेदर की तरफ और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। जी, हरिकेन मिल्टन US स्टेट फ्लोरिडा को हिट कर गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफानी हवाएं चलने लगी हैं। हिस्ट्री के वर्स्ट स्टॉर्म की वजह से 5 लाख लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी गई है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतना बड़ा एक अमाउंट ऑफ लोग कैसे जाएं। फ्लोरिडा में 2000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इससे पहले हरिकेन हेलन फ्लोरिडा से टकराया था, जिससे 250 लोगों की जान हलाक हो गए थे और वो जानें ज़ाया हुई हैं। तो बड़ा जी, फ्लोरिडा हम देखते हैं ज़ुहैब हमेशा इज ऑलवेज तूफान की जद में होता है। बिल्कुल। अब जी कोई एक इंटरनेशनल और न्यूज़ है। इजराइल जुल्म जबर के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट करते हुए 2 लोगों ने मशहूर आर्टिस्ट पिकासो की 1901 की पेंटिंग पर गाजा में खून और आलूद माँ और बच्चे की पिक्चर लगा दी। यूथ डिमांड ग्रुप के कारकुनों ने लंदन की एक गैलरी में पिकासो की पेंटिंग मदरहुड के ऊपर गाजा में खून आलूद माँ और बच्चे की पिक्चर चिपका दी, जिससे सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जो गैलरी की सिक्योरिटी है, उन्होंने उनको पकड़ तो लिया प्रोटेस्टर्स को, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले जो भी नौजवान थे, उन्होंने वीडियो जब वो बना रहे थे तो उसमें नौजवान कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा बनता है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना, जेनोसाइड को नहीं साथ देना। तो उसकी आप ये फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह वो यंग यूथ ग्रुप के बच्चों को, और ये हर वक्त हम देखते हैं जब भी कोई भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ
गैलरीज की तरफ लोग बड़ा बिल्कुल, रुख एहतजाज करते को आप रोक नहीं सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। आप जितनी ये जबान बंद करने की कोशिश करेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन एहतजाज का अगर जुल्म होता रहेगा तो एहतजाज भी किसी ना किसी नौयत का फॉर्म किसी ना में, किसी सतह पर लोग करते रहेंगे, उसको रोका नहीं। तो जुल्म को बंद करना जरूरी है अगर आप अमन अमान की सूरत बिल्कुल। कंट्रोल में चाहते हैं। अब जी हम कश्मीर चलते हैं। कश्मीर के जी कुछ अच्छा, मकबूजा कश्मीर में देखें नाम नहाद इंतखाबात हुए, मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त हो गई है और कुछ यानी मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि 90 सीट्स में से 47 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस का एक इत्तेहाद है, तो उन्होंने वो जीत ली हैं। अच्छा, अब क्लेम ये किया जाता है भारत की तरफ से और ये कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। पहले माजी में इलेक्शंस होते रहे और उसमें लोगों की आवाज दबाकर, जैसे हम कह रहे थे, घरों में कर्फ्यू लगाकर और मैनिपुलेटेड मुश्किल कर दिया है लोगों को वहाँ रहना। तो हमारे साथ भारतीय सहाफी मौजूद होंगे और ये जो क्या तब्दीली की लहर क्या भारत में आ रही है या नहीं, इस पर हम जानेंगे। लेकिन एक पैकेज देखते हैं पहले इलेक्शन से मुतालिक और फिर वापस आकर बात करेंगे। कश्मीरियों ने मोदी के सियासी बयानिए को शिकस्त दे दी। मकबूजा कश्मीर में पहली मर्तबा हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने का प्लान खाक में मिल गया। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त हो गई। वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की कश्मीर असेंबली में हुकूमत बनाने की राह हमवार हो गई है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद ने 49 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। बीजेपी अब तक 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को मरकजी इंतजाम वाला खित्ता बनाने के बाद कश्मीर में पहली मर्तबा इलेक्शन हुए हैं। जी हेलो, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी हमारे साथ विनय राय हमारे साथ भारत से मौजूद हैं। हेलो विनय, थैंक यू सो मच, यू जॉइंड अस इन आवर शो। ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त को मोदी के सियासी नैरेटिव जो है उनका, जो भी बयानिए की शिकस्त कह सकते हैं क्या हम? देखिए, अपने अपने सोचने का नजरिया है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से मुखालफत रखते होंगे तो इस चीज को आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा कहना है। मेरा ये कहना है कि कश्मीर में जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, वहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये सबसे बड़ी एक गुड साइन था पूरे कश्मीर के लिए और भारत के लिए। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्शन वहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कभी वहाँ रूल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद 90 सीटों में से 29 सीट उनका लाना। लेकिन दुखद संकेत अगर किसी के लिए गया, अगर खासतौर से पोलिंग के हिसाब से देखें, रिजल्ट के हिसाब से, तो कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस पहले वहां रूल करती रही है, वो वहां मात्र 6 सीटें पाई है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, उसने 29 सीटें ली हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद संकेत है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुए थे उससे बेटर परफॉर्मेंस उसका जम्मू कश्मीर रीजन में रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना, हर पार्टियों का अलग अलग एक हिसाब होता है। जैसे पाकिस्तान की भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब की हो, चाहे इमरान खान साहब की हो, हर पार्टियां अपने अपने कैपेसिटी में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब इलेक्शन के बाद जब उसका आप डिफाइन करते हैं, तो ये जरूर देखते हैं कि किसके हिसाब से कितने वोट पड़े। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। लेकिन जो नैरेटिव देखे बीजेपी का है, यानी कि वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं, इसके बावजूद और सारा जुल्म और जबर तो हमने देखा ही है ना, जो मकबूजा कश्मीर में किया जाता है। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए, कर्फ्यू लगाकर इलेक्शंस, और उसके बाद तो आप ये आर्टिकल 370 के खिलाफ रेफरेंडम तो है ना, बहरहाल मेजोरिटी में वो जमातें आगे होंगी। देखिए, अगर इस तरह से आप लेंगे तो महबूबा मुफ्ती वहाँ की सीएम रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उसके बावजूद उनकी पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। जबकि अगर आप 370 की बात कर रहे हैं तो उसके विरोध में तो महबूबा मुफ्ती भी थी, उमर अब्दुल्ला भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो इसका परिणाम महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं मिला? तो अगर हार हुई है पार्टी में किसी की हुई है तो महबूबा मुफ्ती के मान सकते हैं आप, क्योंकि पहले वहां सीएम रही हैं, उनको 3 सीटें मिली 90 में से। कांग्रेस जो कि एक नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी और पूरी सोनिया गांधी कांग्रेस फैमिली पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही थी, उसको मात्र 6 सीटें मिली।
अगर अनुपातिक तौर पे जबकि गठबंधन का पार्ट था, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो जोड़ी थी पिता पुत्र की, उसने घाटी में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर को देखें, दो रीजन में हम डिवाइड करते हैं। एक तो घाटी का इलाका है, दूसरा प्लेन का इलाका जो जम्मू का रीजन आता है। तो जम्मू में बीजेपी ने बेटर किया है और घाटी में अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला लेकिन देखिए अगर देखिए विनय जी, अगर ओवरऑल भारत की बात की जाए तो देखिए बीजेपी का वो असर रसूख या जो उसकी पावर जो कि नजर आ रही थी इससे पहले इलेक्शन में, ये जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें तो भारतीय आवाम ने भी एक सेकुलर इंडिया की तरफ उन्होंने ये सोचा है ना कि वो जो एक मॉडरेट सी सोच है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट सोच का तो नुकसान भारत उठा रहा है जिस तरीके से वो कर रहा है इस खित्ते के लिए काम। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अभी हमारे भारत के अंदर दो स्टेट के चुनाव हुए, एक हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर। हरियाणा में लगातार तीसरी बार, मतलब 10 साल की सरकार चलाने के बाद वो 15वें साल के लिए 5 साल का अलग से उन्होंने रेफरेंडम हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा अच्छे परिणाम लेकर आई है। और अगर दोनों की अगर बायोग्राफी अगर आप देखें तो हरियाणा के बाद पंजाब पड़ता है, पंजाब के बाद कश्मीर पड़ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको पूरे कश्मीर रीजन में 1 सीटें मिली है, और वहीं कश्मीर में जाकर के फिर भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें ली हैं। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एज ए जर्नलिस्टिक मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, मैं ये जरूर देखूंगा कि जो पिछले चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पे कामयाबी मिली। तो अभी तक की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेटर परफॉर्म किया है। सभी पार्टियां चाहती है कि उसके हिसाब से सरकार बनाने को उसको अवसर मिले, वो सरकार बनाए। और अगर आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम में भी जो सरकार बनी थी, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने मिलकर बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे नहीं बनाई। तो आज का जो परिणाम है, जो हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि अगर पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी को ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ बेटर करेगी, उसको लॉस हुआ है। महबूबा मुफ्ती को ज्यादा नुकसान हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। फायदे में अगर कोई रहा है तो सिर्फ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो और भारतीय जनता पार्टी। विनय जी वक्त की हमारे पास किल्लत है, बड़े सवालात हो सकते थे, लेकिन कभी नेक्स्ट टाइम आपको जरूर जहमत देंगे कि आप आए और भारत की जो सूरत है उस पर तज्जिया अपना दें। बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया विनय। भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। देखें, कश्मीर सबके दिलों के करीब एक इशू है और हम चाहते हैं कि वहाँ हमेशा फेयर इलेक्शंस हों या जो उनकी अपनी जो कश्मीरियों की राय है उसको सामने लेकर आए। बिल्कुल, देखिए यूएन करारदादों के मुताबिक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर भारत ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करे और कश्मीर में इंसानी हुकूक को बहाल करे, तो यूएन करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर है उसका हल निकाल ले, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दे दे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन वो ज़ाहिर करना अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहता जी। तो हमारे साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बिल्कुल आपका फेवरेट सेगमेंट हम चलेंगे जी। आसमा शिराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार है, सीनियर तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है, बिल्कुल एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी। ओके, शहबाज शरीफ की हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंसूर कराई है? देखिए, नंबर्स तो हुकूमत क्लेम कर रही है कि उनके पास पूरे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके साथ आए ताकि एक लेजिटिमेसी मिले और एक अपोजिशन की बड़ी जमात जो है उनके साथ होगी वोट में। तो इस कानून को और इस जिसे कहता है तरमीम को, इसको एक लेजिटिमेसी मिलेगी, एक लीगल तरीके से देखा जाएगा, मज़ीद अवामी अंदाज में इसको देखा जाएगा कि इसके अंदर जो है वो इत्तफाक़ राय मौजूद है। नंबर्स 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये है होती है, आइनी तरामीम होती हैं और पार्लिमान के अंदर मखसूस नशिस्तों का मामला अपनी जगह पे अहम है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म भी आ चुका है, इलेक्शन कमीशन लेटर भी लिख चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी सूरत हाल बनेगी उसके अंदर हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है और हुकूमत उसको कैसे निपटेगी ये बहुत अहम है। नंबर्स पूरे होने के बावजूद, यानी मौलाना के साथ आने के बावजूद भी उनको 4-5 मेंबर्स ऐसे चाहिए जो कि उनके साथ 2/3 मेजॉरिटी को लोअर हाउस में पूरा कर सकें। क्या हुकूमत के पास वो मौजूद हैं? और अगर वो आते हैं और वो वोट मिल जाता है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी यानी हुकूमत की फेवर में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसको कि पहले से प्रीएम्प्ट भी किया जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे जो लोग हैं वो कह चुके हैं कि जैसे ही चेंज ऑफ कमांड होगी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनकी हुकूमत। जी जी जी। अच्छा, ये कहिएगा आसमा जी कि ये 63 के फैसले के बाद क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान इस तरमीम के हक में वोट देंगे? और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे
खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो खुलेगा। जाएगा। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे कब नहीं खुले? जब 63A की इंटरप्रिटेशन गलत हुई थी तब भी हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुले थे। जब अदम एतमाद हो रही थी तब भी आपने देखा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 तो हम MNAs जो हैं वो कर लेंगे, और इस तरह की ऑडियो जो थी वो सामने मंजरे आम पर आई थी। और इसी तरह से ये इल्ज़ामात दूसरी तरफ भी लगे थे कि उन्होंने लोग जो हैं वो उनके खरीदे। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो है वो हर चीज़ मुतनाज़ा बना दी जाती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता है कि अगर कोई आज़ाद है, अगर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पार्टी के खिलाफ फैसला करना चाहता है, वो फैसला कर सकता है। और उसकी सज़ा भी लिखी गई है कि उसके बाद वो डीसीट हो सकता है, यानी उसको पार्टी चाहे तो नाअहल कर सकती है। तो ये एक ऑप्शन जो है ये अदालत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुहैया किया गया है 63A का, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली आपने माजी में देखा कि जब पंजाब के अंदर अदम एतमाद की काउंटिंग थी, एक जो हुकूमत थी उसको गिराने के लिए कहा गया कि ये वोट नहीं गिने जा सकते, और दूसरी हुकूमत को बनाने के लिए कहा गया कि पार्लिमानी रहनुमा जो है उसके मुताबिक वो उसके अहकामात को मान सकता है या उसकी हिदायत पे अमल करना ज़रूरी है। यानी वोट गिनने ना गिनने को सियासी पसंद नापसंद के साथ जोड़ा गया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आइन को रीराइट किया गया पाकिस्तान के अंदर, जबकि आइन ये कहता है कि अगर आप कोई फैसला करते हैं अपनी पार्लिमानी और जी आसमा, कहिएगा क्या आईनी तरमीम पर ब्रेक थ्रू हो गया है? आईनी अदालत बनेगी या आईनी बेंच कायम होगी? आपकी क्या इतलात है कि हुकूमती इत्तेहाद में किन चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका है? देखिए हुकूमत के अंदर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चूंकि लीड कर रही है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि COD यानी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत के अंदर एक अहम शिक थी उस वक्त, और ये कहा गया था कि आइनी अदालतें जो हैं उनका क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस पर दस्तखत किए थे। 18वीं तरमीम में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका था क्योंकि उस वक्त PMLN बैकआउट कर गई थी, और इस मामले के ऊपर जो था वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम इसके ऊपर जो है वो रजामंद नहीं है, और वो पर्सन स्पेसिफिक उस वक्त हुए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये किया था। अब अगर ये इसके ऊपर कंसेंसस हो रहा है, और आपको याद हो कि ये जो मिसाक जमहूरियत था इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं लेकिन इसकी हिमायत उस वक्त जो थी वो इमरान खान साहब ने भी की थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की थी, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी की थी। क्या वजह है कि इस वक्त आईनी अदालतों के क़याम के ऊपर जो है ये एक कंसेंसस के बावजूद अब ये एतराज़ जो है वो किया जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। आईनी अदालतों का क़याम जो है वो बहुत एक देरीना जो बार एसोसिएशन है उनकी ख्वाहिश है, उनके मुतालबात हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की सियासी जमातों के मुतालबात हैं, और उसकी वजह ये है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो आईनी कोर्ट सुनेगी, और दुनिया की बहुत सारे ममालिक में ये हो भी रहा है। और जितने आम लोगों के केसेस हैं जो कि साइल के जो बन के जाते हैं और जो कि लाखों की तादाद में अब केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको अदालतें सुने और अपना काम करें। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हमारी हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें पॉलिटिकल मामलात इतने ज्यादा आ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इतने ज्यादा आ गए मामलात, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल से। अच्छा, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी या किसी और किस्म का ओहदा लेने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन नून लीग के बाकी रहनुमा ना इसकी तरदीद कर रहे हैं ना इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो क्या कंफ्यूजन है नून लीग के कैंप में? देखिए, काजी साहब ने बहुत सारी जगहों पे ये बात कही है, ये बात रिपोर्ट भी हो चुकी है कि वो नहीं चाहते कि वो तौसी लें, और जाहिर है कि और बहुत पहले उन्होंने जो हमने सुना भी, जो वजीर कानून ने टीवी पे कहा भी कि उन्होंने बहुत पहले उनको कह दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत तरीके से इसको हुकूमत की तरफ से भी और कुछ अपोजिशन की तरफ से इसको प्ले अप किया गया। और काजी फायज ईसा साहब के बारे में एजम्पशंस के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर बहुत बातें हुई हैं, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि एक चीज़ को कंट्रोवर्शियल जो है वो बना दिया जाता है और उसको फिर अपनी सोशल मीडिया के ऊपर और जो मीडिया है उसके ऊपर डिस्कशन के अंदर बगैर इत्तलात के और बगैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के जो है उसके ऊपर बात की जाती है। तो ये तो क्लैरिटी अब आती जा रही है, अब तो मजीद आ गई है, और ख़ुद उन्होंने कह भी दिया है बहुत अरसा पहले भी और अभी दोबारा से भी, जो हमने अखबार में ज़राए से जो पढ़ा है कि वो नहीं चाहते कि उनको तौसी मिले। जी 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 बिल्कुल, हमने भी पढ़ा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार रैंक पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथी और अपना तजिया सारे मामला। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Welcome back, नाजरीन. I hope you have gotten your cup of tea and morning bliss जैसे हमें मिली हुई है. तो जी ज़ुहैब, क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, आपको पता ही है. खेले जाते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने आते हैं ऐसे खिलाड़ी और अचीवर्स जो जी. मुख्तलिफ गेम्स और खेलते हैं. पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी जो है वो किसी मैदान में किसी के पीछे नहीं. किसी से पीछे नहीं है. और इसका सबूत दिया है माविश अली और माहूर शहजाद ने, जिनका एक ज़बरदस्त सा पैकेज हमारी टीम ने रेडी किया हुआ है. बैडमिंटन और स्क्वॉश प्लेयर्स हैं ये. इनका एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, फिर मजीद इनसे दोनों से आपकी मुलाकात भी करते कराएंगे हमारे साथ. Yes. पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की पहचान, बैडमिंटन हो या स्क्वॉश का खेल, मुल्क की काबिल फख्र बेटियां बढ़ा रही हैं मुल्क की शान. पहले बात करेंगे माहूर शहजाद की, जिन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में वापडा की जानिब से 8वीं मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया. माहूर शहजाद के यहाँ चैंपियनशिप के आगाज से कुछ माह पहले ही बेटी की पैदाइश भी हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें प्रैक्टिस से मना किया था. लेकिन माहूर की हिम्मत और जज्बे ने किसी रुकावट को आड़े न आने दिया और उन्होंने चैंपियनशिप में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि टाइटल अपने नाम करके ही दम लिया. दूसरी तरफ बात करें अगर स्क्वॉश की, तो पाकिस्तान की महविश अली ने नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया. स्वीडन में मुनक्किद होने वाले इवेंट के फाइनल में महविश ने फ्रांस की सेकंड सीड सियारा बोलिंगर को शिकस्त देकर फतह का ताज अपने सर पर सजाया. नॉर्डिक ओपन में महविश अली की बहनों ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई. सहरिश चौथी और महनूर 5वीं पोजीशन पर आई. महविश ने गुज़िश्ता माह डेनिस जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था. भाई वाह, दिल खुश कर देने वाली खबरें हैं ये. और इस तरह से अगर हमारी नौजवान बच्चियां आगे जाएं और पूरे पाकिस्तान को प्राउड फील कराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो इससे इतना अमेजिंग इमेज पाकिस्तान का जाता है. तो हमें ज्वाइन किया है जी महविश अली ने और माहूर ने. उनसे बात करते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं कि जी ये सारी कैसे जर्नी रही है. अस्सलाम वालेकुम महविश और माहूर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. सबसे पहले तो माहूर, हम आपसे बात करेंगे. मतलब 8 दफ़ा आप जीत चुकी हैं. एक छोटी सी बेबी के साथ आपकी तस्वीर भी हमने सोशल मीडिया पे देखी. क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं आपको, और किस तरह आपने ये मेहनत करके ये टाइटल्स जीते हैं, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं. वालेकुम सलाम. बिल्कुल, जब मैंने अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टार्ट की आफ्टर डिलीवरी 30-40 डेज के बाद, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ. फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको इस तरह बताया कि मेरी नेशनल चैम्पियनशिप है, तो क्या मैं अपनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग शुरू कर सकती हूँ. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल चैम्पियनशिप तो आप भूल जाएं, 4 मंथ से पहले तो आप कोई ट्रेनिंग ना करें. तो मेरे लिए काफ़ी, मुझे ये सुन के काफ़ी दुख हुआ. लेकिन मैंने सोचा था कि 7 इयर्स से जो आपका टाइटल आपके पास हो, इस तरह किसी और के पास जाते हुए देखना मेरे लिए बिल्कुल मतलब मुझसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी. तो मैंने कहा यार कुछ भी हो, मैं नेशनल चैम्पियनशिप ज़रूर खेलूंगी. और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की. शुरू में मुझसे कोर्ट में मूव भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद फिर कोर्ट में मूव करना शुरू किया. जिम स्टार्ट की. जिम करते हुए मेरे मसल्स काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं इसी तरह ट्रेनिंग करती रही. मैचेस के दौरान भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था, लेकिन फिजियो सेशंस की मदद से मैं मैचेस खेलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह से 8th टाइम अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड. जी, वो हिम्मत और हौसला बिल्कुल आप करिए, उसकी वजह से इंसान कामयाब होता है. अच्छा माविश, आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? चैंपियन बन के आई हैं और आपकी तो फैमिली में स्क्वॉश है, आपकी सिस्टर्स भी खेलती है, जरा बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए और इतनी तारीफ करने के लिए मेरी. मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान सीनियर नंबर 1 भी हूँ, अंडर 19 नंबर 1 भी हूँ, लेकिन मुझे नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स लेने में ज़्यादा मज़ा और फख्र महसूस होता है, क्योंकि उसमें आपको पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हो और उसके बाद फिर जो टाइटल आप लेते हो खासकर पाकिस्तान के लिए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टाइटल है. और मैं बहुत एक अच्छा फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कम से कम करती हूँ. फिर जब टाइटल लेकर आती हूँ तो ये और भी अच्छी बात होती है मेरे लिए. और स्वीडन में जो नॉर्डिक जूनियर हुआ उसमें बहुत अच्छे मुकाबले हुए. यूरोप की बहुत सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था.
इजिप्ट के प्लेयर्स आए थे, इसमें फ्रांस के प्लेयर्स आए थे, इसमें बेल्जियम के प्लेयर्स आए थे, जिसमें मेरा फाइनल फ्रांस के लिए नंबर 2 की सीट के साथ आया, जिसका नाम सियारा बोलिंगर है। उससे मैंने 3 लव हराया और ये टाइटल अपने नाम। जबरदस्त। माहूर, ये बताइए, आपके पेरेंट्स ने ऑब्वियसली आपकी इस स्पोर्ट्स की के लव को उजागर करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत इनकरेजमेंट दी होगी, तो बाकी पेरेंट्स को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपको मोटिवेट किया उसी तरह, बिकॉज एक लड़की का स्पोर्ट्स खेलना पाकिस्तान में थोड़ा सा फिर भी वो माना जाता है कि भी घर के काम करने हैं और शादी करनी है और ये सारी चीज़ें, तो उस तरह आपके पेरेंट्स ने किस तरह इनकरेज किया आपको? जो मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही आई हूँ। अगर पापा मुझे बैडमिंटन खिलाना ना शुरू करते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि बैडमिंटन क्या चीज़ है। राइट। तो वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। और उसके बाद अभी बच्ची पैदा होने के बाद अगर घर की सपोर्ट ना होती, अगर मेरी बेटी को मेरी मामा और मेरी बहनें ना संभालती तो मेरे लिए खेलना बिल्कुल नामुमकिन था। तो मेरे ख्याल से घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर लड़कियां किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहती हैं, शादी के बाद स्पेशली आपके हस्बैंड और इन लॉज की भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे हस्बैंड भी मुझे ना सपोर्ट करते और ना कहते कि मैं कराची में अपने पेरेंट्स के साथ रहूं और ट्रेनिंग करूं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो ये एक पूरी सपोर्टिव फैमिली होती है जिसकी वजह से एक लड़की परफॉर्म कर पाती है। अच्छा भावेश, आप बताइए, अभी पता है आपको ये सरवत से शिकायत की आपकी सिस्टर ने कि आपने एक चैंपियनशिप में अपनी सिस्टर को भी हराया? ये बहुत बहुत गलत बात। अच्छा, खैर आपकी फैमिली में भी आपकी सिस्टर्स भी खेलती है, कैसे? और एक और चीज, साइंटिफिक मेथड्स अब तो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरी दुनिया से आप कह रही है कि प्लेयर्स आए हुए थे, तो पाकिस्तान के पास तो इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है। ट्रेनिंग में कितना आपको अपना एक्स्ट्रा बिट देना पड़ता है उसके लिए? एक्चुअली जब से हमने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किया था और इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिले, तब से हमने अपनी ट्रेनिंग टेक्निक्स भी हमने चेंज कर ली थी। जिस तरह हमारी ओल्ड टेक्निक्स चल रही है स्क्वॉश में और बाकी स्पोर्ट्स में, हमने अपनी न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट की। बिकॉज जो अभी का जो स्क्वॉश है बहुत फास्ट पेस के साथ है और बहुत टेक्निकल है, जिस साथ आपने उसी तरह की ट्रेनिंग करनी होती है। तो इस वजह से हमने अपनी ट्रेनिंग सब कुछ हमने चेंज किया और उसमें थोड़ी सी उसमें बेहतरी लेकर आई, जिसकी वजह से हम आज इस मकाम पर और अपनी सिस्टर को क्यों हराया आपने भाई? वो असल में ड्रॉ इस तरह बन गया था कि महानूर को के साथ खेलना पड़ा, उसको हराकर मैं आगे गई। बट कोर्ट के अंदर जब आप जाते तो आप ये नहीं देखते कि आपकी बहन है या दोस्त है या कोई भी हो। कंपेटिटर इज अ कंपेटिटर। बिल्कुल। माहूर, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स जो हम देखते हैं, माशाल्लाह आप यंगस्टर्स की अमेजिंग कारकर्दगी हम देख रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया अब ज़्यादा सामने आता है। क्या सपोर्ट की ज़रूरत है आप जैसे खिलाड़ियों को गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने के लिए? एक तो ये कि हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग बनती है वो इसी तरह बनती है जितने ज़्यादा हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो वो वर्ल्ड रैंकिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि हम बाहर के खिलाड़ी प्लेयर्स के साथ खेल सकें और हमें पता चले हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं और फिर उस लिहाज से ट्रेनिंग करें। और मजीद जैसे जो हमारा लास्ट कैंप लगा था वो 2016 में लगा था जिसमें मलेशियन कोच आए थे, तो अगर वो कैंप्स लगे जिसमें बाहर से कोचेस आए तो उससे भी काफ़ी फायदा हो सकता है। और माविश, आप क्या कहेंगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से? आप स्क्वॉश की फील्ड की अगर हम बात करें तो कोर्ट ज़्यादा बनने चाहिए, छोटे ज़िलों में भी जाना चाहिए ताकि लोग इसकी तरफ बच्चे आएँ और ट्रेनिंग करें, पॉपुलर हो गेम। एक्चुअली हमारे जो स्पोर्ट्स में खासकर फीमेल के लिए फैसिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा कम है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा कम है मेल के हिसाब से। लेकिन हमारी फीमेल प्लेयर्स बहुत से हर्डल्स, बहुत से मुश्किलात फेस करने के बाद ही वो खेलती है। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, उसके बाद वो कहीं जाके खेलती है। सबसे पहले उनको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, फिर कोर्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि एक प्लेयर को चाहिए होता है। तो ये सारे मुश्किलात के बाद ही वो खेलती है। लेकिन मैं
फेडरेशन स्पोर्ट बोर्ड से यही उम्मीद करूंगी कि वो लोग फीमेल प्लेयर्स को थोड़ा और सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज दे उनको, ताकि हमारी फीमेल प्लेयर्स भी आगे आकर आगे आ इंटरनेशनल सकें। लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। माहूर और माविश, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और हमारी यही दुआ है कि आप लोग भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अच्छा, मैं भी बैडमिंटन खेलता था उस वक्त। यूनेक्स कार्बोनेक्स 9 एक आया था, बड़ा रैकेट। अच्छा, रैकेट, हाँ जी। तो रैकेट अच्छा, में बैडमिंटन बड़े- इज ऑल अबाउट कि कैसे कोर्ट कवरेज आपकी होती है, अगर जिसकी इसमें अगर महारत है तो वो So you're sorted. स्मैश कैसा है। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे कभी जाएंगे। खेलेंगे? हाँ जरूर, यहीं पे खेलेंगे लाइव। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक बहुत सीरियस इशू पे बात करेंगे, जो आज का डे भी है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, और जैसे कि हम 365 में हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ें और एस्पेक्ट्स जो हैं सोसाइटी की उसको कवर करते हैं, तो इसी तरह आज हम इस पे भी बात करेंगे। और मेंटल अगर हेल्थ की हम बात करें तो होता ये है अक्सर सरवत के आप लोग आपके सामने, आपके मिलने जुलने वाले वैसे जहनी तौर पर ठीक लग रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी जहनी कैफियत क्या चल रही है ना वो खुद बता पाते हैं और ना आप उसको देख के जज कर पाते हैं। लेकिन जब उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि किस क्राइसिस से, जहनी दबाव से, तनाव से वो शख्स गुजर रहा है। तो बिल्कुल। ये जानने की बहुत जरूरत है बिल्कुल कि हम है। पहले ही प्रीएम्प्ट करके उन लोगों से बातचीत करें। और तो हमने ये सोचा कि जरा इस पे बात करें, क्योंकि देखें ना, जब आपको फिजिकली कोई चीज़ कट करती है या आपकी बॉडी को हर्ट करती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ की कोई भी चीज़, आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, परेशानी हो, हम उसको अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं कि भाई ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जिन डॉक्टर ने आज हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुलशन में ये काम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, इतना बड़ा जो टैबू है मेंटल हेल्थ के लिए, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, जहनी सेहत। ठीक है, अब इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें देखनी होती है कि जब कि आपको एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर दिमागी सलाहियत क्या क्या है, और जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं उसको आप किस तरह निमट सकते हैं। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, और आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं आपको अपने माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करना होता है। ये तमाम चीज़ें मिला के मेरी मेंटल हेल्थ कहलाती है, जिसको हम लोग सब कहते हैं जहनी सेहत। ठीक है, अब इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, मैं यहाँ पर बड़े अफसोस बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से अजला ऐसे हैं जहाँ पर कोई दिमागी डॉक्टर मौजूद नहीं है। अब जब दिमागी डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उसमें आपको किस तरह बेहतर करना है। सबसे पहले आपको ये करना होता है कि एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करने का मैं बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से 2 केमिकल रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन, जो कि आपके कुदरती तौर पर आपके डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। आपके अंदर पेन किलर होते हैं, वो जब भी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हरकत में बरकत है। डेली आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। और यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि एक रिसर्च प्रूवन बात है, एक बहुत बड़ी मैंने रिसर्च पेपर भी पढ़ा, उसमें यही कहा गया है कि अगर आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे से लेके संडे तक आप स्टार्ट करें, 7 दिन होगा, 7 दिन में कम से कम आप रोज ये समझें कि पूरे 7 दिन के अंदर 120 मिनट की एक्सरसाइज करें, तो आप 58% अपने आप को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और जो हाइपरटेंशन के मसलों से बचा सकते हैं। 58% टू मच, बिल्कुल टू मच। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हमारे माशरे में, वैसे तो यूरोप में और आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ तो मेंटल हेल्थ बाकायदा लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और जाने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये है कि पहले रियलाइज़ करना, उस पेशेंट के लिए पहले रियलाइज़ करना कि उसको ज़रूरत है किसी डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, ये तस्लीम करना मुश्किल है। ये जो आसपास के लोग होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी देखें, किसी को जज करें बॉडी लैंग्वेज से या उसके तासुरात क्या हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर यही पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे यहाँ पे
जितनी भी दिमागी बीमारियां हैं उन सबको स्टिग्मा समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे खानदान में, पूरी फैमिली में। अगर दिमाग के डॉक्टर पास चले गए, अगर कोई लड़की चली गई तो उसका रिश्ता नहीं होगा, कोई लड़का चले गया बस तो एक उसका बार रिश्ता गए नहीं। तो ये कि जैसे हाँ, क्या वो दिमागी दवाइयाँ पूरी जिंदगी चलेंगी। दूसरा, लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर एक बार दिमाग की दवाई शुरू हो गई तो पूरी जिंदगी चलेगी। यहाँ मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ कि बहुत सी दिमागी बीमारी ऐसी हैं कि जिसमें 3 महीने, 9 महीने, 3 साल, 2 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। बहुत सी बीमारी ऐसी है। आपका ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। शुगर हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। दिल का मसला हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि दिमाग की कुछ बीमारी ऐसी, बहुत सी बीमारी ऐसी है कि आप काउंसलिंग करें, अच्छी उनको सहूलत प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें, बात करें, वो थेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको डिप्रेशन को हाईलाइट करता हूँ। डिप्रेशन के मरीज क्या होते हैं तो कहीं निकलते नहीं है, घर के अंदर बैठे हैं। और सोने पर सुहागा के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी उनको घर पे बिठा देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। नहीं यार ये तो पागल हो गया। आपको पता पागल वर्ड कहना इज जो वो क्रिमिनल, एक क्राइम है किसी को पागल कहना। बाहर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम लोग इस बात को समझते हैं नहीं यार वो पागल हो गया। डिप्रेशन की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है, यानी वो भी मेंटल हेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है ना, मेंटल डिजीज के अंदर। तो इसलिए मैं थोड़ा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। डिप्रेशन की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? थेरेपी। वर्क इज अ थेरेपी, वर्क इज अ वर्शिप। अपने काम को इबादत समझ के करो, अपने काम को थेरेपी समझ के करो। आप 9 to 5 जब काम करेंगे ना, आप उल्टी सीधी बातों में नहीं लगेंगे। जब उल्टी सीधी बातों से दूर रहेंगे, आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो यहाँ लोगों को बताना चाहिए, मैं यही मैसेज देता हूँ इस डे के तौर पे कि खुदाया दिमागी बीमारी को समझें, उसको अपना जो वो मोटिवेट करें अपने पेशेंट को कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवाई लो। और डॉक्टर को दिखाना कोई जोर नहीं है, इलाज कराना भी एक सुन्नत है। बिल्कुल। उबैद, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है यानी आप पागल हैं। मैं पिछले 5 साल से थेरेपी ले रही हूँ एंड आई लव इट एंड आई थिंक कि मैंने इतने सालों में अपनी ज़िंदगी के वो चीज़ें नहीं समझी हैं जो मैंने 5 सालों में अपने बारे में समझी हैं। तो थेरेपिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है और किस किस किस्म की थेरेपी हम ले सकते हैं? अच्छा देखिए, थेरेपी के बारे में बता चलूँ कि सबसे पहले तो जाना होता है दिमाग के डॉक्टर के पास। फिर वो डिसाइड करते हैं क्या इस पेशेंट को दिमाग का कौन सा मसला है, कौन सी बीमारी है, ये बीमारी दवाई से ठीक हो जाएगी या ये बीमारी थेरेपी से ठीक होगी। या बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दवाई प्लस थेरेपी दोनों करनी पड़ती हैं। अच्छा, थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं तो आप कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिन में तकरीबन, मैं एक नए रिसर्च पेपर के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, कि दिन में तकरीबन आपको कम से कम 1 घंटे कन्वर्सेशन करनी है अपने फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से या किसी से भी। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ी दे, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, वो हमारी शादी में ना हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे, वो हमें फ़ोन नहीं करता हम उसको फ़ोन नहीं करेंगे। जितनी कम्युनिकेशन आप करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव बातें, हमारे पे तो वो ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं, वो नहीं, पॉजिटिव बातें, आपका जो है ना तो डिप्रेशन और दिमागी बीमारी से दूर रहेंगे। बिल्कुल ज़ुहैब, बहुत ज़रूरी है कि हम बिज़ी रहें। और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने कमरे में ही फिक्सेटेड रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमारा यही मैसेज है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर उबैद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस बहुत ज़रूरी पर्टिनेंट सब्जेक्ट पे बात की। अब एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे ज़ुहैब हम, लेकिन हम बात करेंगे ब्रेक के बाद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की। और पिंकटोबर महीना हमारा चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हम दोनों ने पिंक अपनी रिबन्स बांधी हुई हैं। तो छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी बैक। तो नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की। पिंकटोबर इज़ डेडिकेटेड टू दिस अवेयरनेस। हम हर साल ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे बहुत सारे इवेंट्स में भी जाते हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स का भी हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल, और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो शहरी जो ज़िंदगी है उसमें तो ख़वातीन किसी हद तक अवेयर होती हैं, लेकिन आप गांव देहात में जाएं तो ख़वातीन को ये शऊर भी नहीं होता है। और फिर कैंसर से मुताल्लिक़ हम कहते हैं ना कि अगर अर्ली स्टेज में उसको देख लिया जाए तो वो क्योरेबल है और इतनी ज़्यादा मुश्किल, इतनी ज़्यादा तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता पेशेंट को। बिल्कुल, तो एक छोटा सा पैकेज है, आप वो देखें, फिर हम अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको।
छाती का कैंसर खवातीन में दूसरा सबसे ज्यादा आम किस्म का कैंसर है। अगर छाती के कैंसर की तशखीस बर वक्त हो जाए तो बहुत सी खवातीन की जान बचाई जा सकती है। छाती के कैंसर की जल्द निशानदेही के लिए मैमोग्राम बेहतरीन टेस्ट है, जिसके जरिए डॉक्टर्स बीमारी की इब्तिदाई अलामत जान सकते हैं। 50 साल या इससे जायद उम्र की खवातीन को हर 2 साल बाद मैमोग्राम कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी अलामत के जाहिर होने पर इलाज बर वक्त किया जा सके। नौमरी से ही सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी अपनाने से खवातीन में छाती का कैंसर होने के इम्कान को कम करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, वक्त रहते छाती के कैंसर का पता चल जाने पर इसका इलाज भी किया जा सकता है। जी, तो आज इस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महनाज नदीम। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। महनाज नदीम जी चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ पिंक रिबन हैं। महनाज से बहुत गुफ्तगू हमारी थ्रू आउट द ईयर रहती है। डॉक्टर लुबना सलीम हमारे पास मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल की, एंड मरियम मलिक हु इज आल्सो अ कैंसर सर्वाइवर। तो महनाज से आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइए कितना ज़रूरी है ये अवेयरनेस लोगों को, ख़वातीन को देना ख़ास तौर पर, ताकि ये जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं और फिर लास्ट स्टेज में जाके बड़े मसाइल का सामना करते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉज, इसको हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग अस ओवर। आपने हमें बुलाया। एक्चुअली जितनी इम्पोर्टेंस है ना, जितनी अहमियत है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की, इसको टाइमली इसकी डिटेक्शन की, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो इलाज है ना वो एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर हम लोग सब अपनी इस चीज़ पे फोकस करें, जो हम लोगों तक पैगाम भी हमारा है कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपना सेल्फ चेकअप करें, क्योंकि वो तो सबसे पहला तरीका है टू फाइंड आउट, गॉड फॉरबिड, अगर आपको है कैंसर तो वो सबसे पहला वजह है आपको पता चलने की। और अगर आप बर वक्त उस चीज़ को पता कर लेते हैं तो इसका इलाज बहुत ही आसान और काबिल इलाज है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है इस चीज़ की। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जैसे आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर कोई खुदा न खासा तितली महसूस हो, तो पहला चीज़ है कि आप डॉक्टर को रुजू करें। वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, मेमोग्राम सबसे पहली चीज़ है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, चेकअप्स हैं, और उससे ये चीज़ बिल्कुल इलाज आसानी से उसको। हम लोगों का ये कि हम लोग, मरियम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, तो हमने एक फ्रेंड्स ऑफ एक्चुअली पिंक रिबन जो है वो 22 ईयर्स से पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस का हुकूमत के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पैगाम फैला रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कोई 8 साल पहले एक फ्रेंड्स ऑफ पिंक रिबन कराची चैप्टर बनाया, और हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हम लोगों तक घर घर, गली गली भी पैगाम पहुंचाएं कि कितना ज़रूरी है अपनी इस चीज़ को देखना और फिर उसको बात करना कॉन्स्टेंटली। मरियम, एज अ कैंसर सर्वाइवर, आई मीन यू आर अ सुपर वुमन, तो कुछ अपनी मोटिवेशन के बारे में बताएं और अपना एक्सपीरियंस एज पिंक रिबन के साथ बताइए। So I just want to say that breast cancer is very prevalent in Pakistan. There are some statistics I think you should. 1 out of 9 women. And 40,000 women per year are detected. They actually succumb to breast cancer, which comes to about 109 women a day. So it's very, very scary. And in the West, people have learned to deal with it, and the mortality rate is lower. And I think the simple reason is एक यहाँ पे awareness नहीं थी, पहले बात करने की, women were shy, and the word breast was not used commonly, so breast cancer was not really commonly discussed. With thanks to Pink Ribbon and lots of hospitals, doctors, NGOs, government, there's been a lot of awareness generated, and I think now people can openly discuss breast cancer and are aware that there is such an illness. So I think that's a very big step,
and it's a positive step. The second thing is there's a lot of fear. Right. Okay, it's a very painful illness. Bilkul. But you know, the thing is, if you detect it early enough, Right. and you catch it at an early stage, then not only do you have minimal treatment required, less बिल्कुल, treatment than if बिल्कुल it's spread. जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। जी। बिल्कुल, आप And- ये बताइए जी। मरियम, एज अ कैंसर सर्वाइवर, आपकी क्या स्टोरी है? आपको उस वक्त जब डिटेक्ट हुआ कैंसर तो क्या फीलिंग आई? किस एज में हुआ? किस तरह इसको आपने Okay, so I've Alhamdulillah been a cancer survivor for now 11 years. MashaAllah. Alhamdulillah. And so I was 47 when I got detected. Right. And you know, I was always a very strong proponent of mammograms. Right. So I've been having mammograms since the age of 40. व्हाट इज द सॉरी I'll just pause you. कौन सी एज से मैमोग्राम्स शुरू करने चाहिए? You know, your risk for breast cancer increases, they say, at the age of 40 onwards. Okay. So it's an illness that affects, you become more risk prone to Right. it the older you get. So at the age of 40, they said you must do screening, start Right. your screening, which starts with mammograms. So I've been having annual mammograms. Right. And I likewise, I did do a mammogram, but I also, which was clear. Then 10 months later, just 2 months short of my next mammogram, I actually felt something, and I clearly recall it was Ramzan, and it was in the summer. And when I woke up for Sehri and I told my husband, I said, you know, I felt something, but I'm not sure. So it was a weekend, and he said, look, Monday morning, let's make an appointment with the doctor. So immediately, so we did not wait, because, you know, not every bump, and I'm sure the doctor will be able to corroborate, but not every bump or lump you feel is breast cancer. बिल्कुल। But you can't take the chance. Risk. हाँ, risk फौरन नहीं आपको जी डॉक्टर के As an oncologist. जी डॉक्टर जी लुबना, डॉक्टर लुबना, जैसे हमने मरियम से पूछा, in your experience and expert experience, what is the best way to detect, what is the right age to detect, और on a regular basis खवातीन को क्या करना चाहिए, चाहे वो खाना हो, एक्सरसाइज हो, लाइफस्टाइल हो, ताकि वो ब्रेस्ट कैंसर और से अवेयरनेस ना होने की वजह से हाँ। किस स्टेज पे केसेस आप देखते हैं? अच्छा देखिए, बाय बुक जब हम जाते हैं ना तो हम 40 की एज कोट कर रहे होते हैं कि Right. 40 की एज के बाद जो है कैंसर रिस्क इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो अब मेरी क्लिनिक में जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर मेनली आई थिंक 30-40% ऑफ द पेशेंट आर बिटवीन 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज। Right. तो ये यंग एज की तरफ जो है ना जा रहा ये है। चेंज हो रहा है इसका Right. जो है इंसिडेंस। इसलिए अब यंग फीमेल्स को भी हम जो है वो गाइड कर रहे हैं कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन एटलीस्ट ज़रूर करते रहें। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डाइट? मेनली अच्छा, मैंने बहुत इस पर गौर व फिक्र किया है और मैं पेशेंट से हमेशा इंक्वायर भी कर रही होती हूँ कि उनके क्या रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो टाइमली मैरिड हैं, जिनके किड्स हैं, दे हैव ब्रेस्ट फिड देयर किड्स आल्सो, तो फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। तो मेनली जो मैं देख पा रही हूँ वो ओबेसिटी हमारे यहाँ एक मेन रिस्क फैक्टर अब बनकर आया है, जिसमें कि पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो काफ़ी ओबीस हैं, फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, और इट्स अ वेल नोन रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स अगर आप फिट करने की कोशिश करें तो उस पेशेंट में नहीं हो रहे होते सिवाय ओबेसिटी के। वैसे ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और रिस्क को इंक्रीज करते हैं। तो यंग एज में होने का मे बी कि एक ये फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ मैरिजेस डिले हो रही हैं, बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे मरियम के केस में हमने देखा कि 47 पे उनको डिटेक्ट हुआ, तो क्या इसी तरह उसमें सर्वाइवल रेट कितना होता है कि जैसे आपकी एज बढ़ते रहे और तब डिटेक्ट हो वर्सेस 30s में डिटेक्ट हो? पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट्स के कैंसर का बिहेवियर रिलेटिवली बेटर होता है, Right. उनमें डिजीज़ कंट्रोल रेट और जो आउटकम है वो बेटर होता है। यंगर केसेस जो हैं वो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, अच्छा। समटाइम्स वो कीमो रिफ्रैक्टरी भी होते हैं, डिजीज़ रिफ्रैक्टरी भी होते हैं, उनमें रिकरेंस रिस्क भी ज़्यादा होता है। एंड वन वुड थिंक कि शुरू में है, जल्दी हो रहा है तो डिटेक्टेबल है, क्योरेबल है, बट इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट। यंगर कैंसर आर रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। अच्छा मेरा आपका जो ये इदारा है इसके प्लेटफॉर्म से, यानी आपने कहा कि 22 साल से आप ये कर रही हैं और अवेयरनेस, कितना आपको अचीवमेंट हुआ? आपने समझा कि अब मैंने कुछ किया है, ख़वातीन को अवेयरनेस दी है, और गांव देहात में कितने आपके सेमिनार्स वगैरह होते हैं, कुछ उससे बताने को? ज़रूर जी। एक्चुअली उमर आफ्ताब साहब हैं, ही इज़ द पर्सन हु फाउंडेड दिस 22 years ago,
और हम लोगों ने एज अ ग्रुप वी जॉइंड हिम अबाउट 8-9 years back. How जो हमने amazing is that फ्रे- a friends- man started this cause? Yes. So this was actually because someone really close in To his him. family passed away because of this, and that is what brought him. So अब ये है कि it's taken a few years in the completion of this hospital. पहले तो awareness पे ही था इतने साल, लेकिन अब पाकिस्तान का पहला प्योरली डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है जो कि लाहौर में माशाल्लाह इट्स बीन कंप्लीटेड। वहाँ पे अगर अभी किसी को भी ज़रूरत हो वहाँ फ्री पे ऑफ कॉस्ट? जी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। वहाँ पे आपको मेमोग्राम, चेकअप, और अभी वहाँ पे हमारी फंड रेजिंग जारी है क्योंकि हमने वहाँ पे जो सर्जिकल उसका है और कीमो रूम है, दोज आर स्टिल अंडर। और कितने एक्सपेंस आते हैं अगर आप बताएं, क्योंकि लोग देख रहे होंगे। और देखिए मेमोग्राम जो है ना वो नॉर्मली वहाँ पे चूँकि एक डिस्काउंटेड रेट पे है, इट कॉस्ट अबाउट 6,000 to 7,000, लेकिन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। एंड इफ समवन वांट्स टू जस्ट गिव अ डोनेशन ऑफ 500 तब भी आप देखिए अपना करा सकते हैं। अच्छा। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट अभी स्टार्ट हुई है नीचे, दैट इज़ एक जेनेटिक टेस्ट है जो कि पिंक रिबन हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ है। एंड दैट इज़ समथिंग कि किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री में हो तो दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेस्ट विच कैन बी टेकन, और उसमें आपको वो इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी जीन्स में है या नहीं। एंड आई थिंक बिफोर गेटिंग मैरिड आई थिंक ये टेस्ट होने दोनों इंडिविजुअल्स के बहुत ज़रूरी हैं। मरियम, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू कि आप इस पूरे प्रोसेस से रिकवर हुई? So, I feel the treatment is about 6 months, I would say. I had a lumpectomy. I had dose-dense chemotherapy, 8 sessions, which were 2 weeks apart. So that took 4 months. And then I had 20 sessions of radiation therapy. Right. So total, I think you write off 6 months as, a time when you have to really devote to yourself in trying to, overcome this illness. Right. जी जी। अच्छा, आप ये अगर यंग एज में होता है और डिटेक्ट भी हो जाता है, डायग्नोज, तो क्या रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है? आसानी से क्यों हो जाता है? क्योंकि 50 के बाद तो वैसे भी आपके लेम्स उस तरीके से नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हम जो है वो कैंसर सेल्स के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट्स के लिए वैलिड हैं और कौन सा उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगे। जैसे आपने कहा कि इनकी कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई, रेडिएशन हुई, इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ट्रीटमेंट में। और अब जो है रिकमेंडेशन है कि 5 years and 10 years तक हम कुछ टैबलेट्स की शक्ल में मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट्स को देते हैं। तो जिन पेशेंट्स के हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं यंगर एज में भी, उनकी डिज़ीज़ के कंट्रोल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक तरीके से जो है वो डिज़ीज़ कंट्रोल के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। जिन पेशेंट्स के रिलेटिवली हार्मोनल ऑप्शंस कम होते हैं, नहीं नेगेटिव आता है, तो उनमें रिकरेंस रिस्क ज़्यादा होता है। राइट। यंग पेशेंट्स के कैंसर थोड़ा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली ट्रीट करें और इनिशियल स्टेजेस पे ट्रीट करें तो उनका भी अच्छा क्योर रेट है। राइट। डॉक्टर लुबना, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्पेशली इन कराची अगर हम देखें तो कहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं फॉर पेशेंट्स टू गो एंड गेट देयर चेकअप्स, और अगर रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पे हमें ज़रा कम फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। अब तो खैर कैंसर की ट्रीटमेंट के काफ़ी इदारे कराची में डेवलप हो चुके हैं और वो सब ही तकरीबन ब्रेस्ट कैंसर को भी डील कर रहे हैं, और इसमें कुछ चैरिटेबल इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट इदारे भी हैं। तो अगर पेशेंट निकलते हैं अपने चेकअप के हवाले से तो वो गवर्नमेंट सेटअप में, जैसे जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ भी साइबर नाइफ भी आई है जिना हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ वो एक रेडिएशन सेटअप है, लेकिन बेसिकली पेशेंट को तो जनरल सर्जिकल ओपीडीज़ में पहले प्रेजेंट होना होता है, जहाँ उनका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाए और फिर मेमोग्राम और इन्वेस्टिगेशंस हो जाए। उसके अलावा SIUT जो चैरिटेबल इदारा है उसने अपना कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। बैतुल सुकून के नाम से इदारा है जो कैंसर को ट्रीट कर रहा है। इदारे काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया महनाज जी। बिल्कुल, महनाज, मरियम एंड डॉक्टर लुबना, थैंक यू सो मच। इन दिस एंटायर मंथ वी वांट टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, नॉट जस्ट टुडे बट पूरे महीने हम सक्सेस स्टोरीज भी लाएंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग
आर डन। कुछ आप मुझे गिफ्ट दे रही थी। मैं बिल्कुल और आपको ये नाजरीन को जरूर बताइएगा कि इसके पीछे कॉज क्या है। इसके पीछे कॉज भी मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पिंकटोबर तो ऑफ कोर्स होता है, ख़ास तौर पे ये चीज़ सबको इस चीज़ की अहमियत दिलाने का कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें इस चीज़ को पूरा साल भर, ये नहीं कि खाली अक्टूबर में करके हमें अपनी इस चीज़ का ख्याल, ये मैसेज, ये अवेयरनेस जो है वो पूरा साल को। तो ये छोटा सा प्रेजेंट है सरवत आपके लिए। दिस इज स्पेशली फॉर यू नो, दिस इज फीमेल आर्टिजन सितारे बाय महनाज की तरफ से। दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ माय लव एंड लाइटर नोट। ये आप कह रही हैं आपके दायरे में सब काम करते हैं मिलके, तो मेरी शर्ट कहाँ है? वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबने बिल्कुल जी। सितारे के मेरे पास बहुत सारे क्लचेस हैं थैंक्स टू महनाज। और ये आर्ट जो है, ये कारीगर जो है, ये ख़वातीन है और बहुत सारे इलाकों से, ऑल ओवर पाकिस्तान से, वो ये अमेजिंग काम करती है। तो ज़रूर इसको आप चेक कीजिएगा, सितारे बाय महनाज। अब जी, अब हमें ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद एक बड़े सितारे से जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, बड़े कैरेक्टर्स में आपने देखा बाबर अली, और फैन फॉलोइंग में खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हमारे सेट पे भी आज हंगामा मचा हुआ है। तो एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन लेडीज। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर ऑल थ्रू आउट द ईयर। कल एक बार फिर मेरी और ज़ुहैब के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।